नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। प्रदेश के हर जिले की खबर बताने वाले हमारे खास बुलेटिन 22 जिले 22 खबर में आप सभी का स्वागत है। कोरोना को लेकर कैथल में लोगों में खौफ का माहौल है। कैथल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने से मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कैथल में कोरोना कहर लगातार जारी है। कैथल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज की हम बात करें, आज कैथल के अंदर 81 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ चुका है। और जो लगातार मामले बढ़ने का कारण एक ही बताया जा रहा है, सोशल डिस्टेंस, बिना मास्क और सैनिटाइज। जबकि प्रशासन को इसके लिए अलग से अभियान चलाना चाहिए, ताकि जो ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं इनको रोका जा सके। और अलग से जो पुलिस लगातार चालान तक सीमित रह चुकी है, लगातार चालान काटने में रहती है, उसको भी ये सोचना चाहिए कि जो आम नागरिक है उनको जागरूक करें और सोशल डिस्टेंस के बारे में बताएं, मास्क के बारे में बताएं और सैनिटाइज करने के बारे में बताएं, ताकि जो शहरवासी है वो जागरूक हो चुके उसके और जो कोरोना एक बड़ी महामारी है इसको जल्द से जल्द रोका जा सके। जबकि कैथल की हम बात करें, शहर की सब्जी मंडी, बाजार, उसमें काफ़ी भीड़ दिखाई देती है। सोशल डिस्टेंस को लेकर भी काफ़ी धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और कुछ ना कुछ इसके लिए सोचना चाहिए, नहीं तो कोरोना का कहर लगातार जारी रहेगा। कैथल से कैमरामैन सुशील शर्मा के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़। तो वहीं सिरसा में भी कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के 83 नए मामले सामने आए। कोरोना की वजह से 21 लोगों ने जान गंवा दी। सिरसा में लगातार एक तरफ जहां नए मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं कोरोना से मरने वालों का सिलसिला जारी है। आज भी कुल 83 नए मामले सामने आए। उसके बाद सिरसा में 1556 कोरोना संक्रमित मरीज हो गए हैं। इनमें से अगर एक्टिव की बात करें तो 600 मरीज एक्टिव है, जिनमें से 273 को होम क्वारंटाइन किया गया है, जबकि 327 को दाखिल कर उसका इलाज करवाया जा रहा है। हालांकि आज एक व्यक्ति की मौत हो गई। अब सिरसा में मौत का आंकड़ा 21 तक पहुंच चुका है। यानी लगातार अगर पिछले एक सप्ताह की बात करें तो लगातार करीबन 8 व्यक्तियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। हालांकि आज कुछ राहत की बात है कि 47 मरीज ठीक हो गए। ठीक होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। अब सिरसा में ठीक होने वाली संख्या 935 तक हो चुकी है। जहां तक सैंपलिंग की बात करें तो सिरसा में कुल अब तक 46,202 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से अभी भी 922 की रिपोर्ट आना पेंडिंग है। लेकिन सिरसा में जिस प्रकार से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और मौत का सिलसिला भी जारी है, ये कहीं न कहीं सिरसा वासियों के लिए चिंता का विषय है और लोगों को और अधिक सावधानी बरतनी होगी। सिरसा से अमर सिंह जानी, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो वहीं चरखी दादरी में कोरोना के 86 केस एक्टिव हैं। अब तक 302 केस में से 215 कोरोना मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जहां 66,500 को पार कर चुका है, वहीं चरखी दादरी में भी आंकड़े कम चौंकाने वाले नहीं हैं। अभी तक की बात करें तो 300 का पार आंकड़ा चरखी दादरी का जा पहुंचा है। 302 मामले कोरोना पॉजिटिव के यहां पर दर्ज किए जा चुके हैं। अगर एक्टिव केसेस की बात करें 86 यानी 86 एक्टिव मामले हैं, जबकि 215 मरीज ठीक होकर घरों को जा चुके हैं। बहरहाल 1605 का सर्विलेंस का काम पूरा हो चुका है और साथ ही साथ अगर बात करें 13,565 की सैंपलिंग की जा चुकी है, जिनमें 367 की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। बहरहाल ना केवल स्वास्थ्य महकमा बल्कि पुलिस प्रशासन भी लगातार इसी जुगत में है कि किस तरह से कोरोना संक्रमण के मामलों पर काबू पाया जाए। लोगों को समझाया भी जा रहा है और साथ ही साथ बिना मास्क बाहर निकलने वाले लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। चरखी दादरी से रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो वहीं फरीदाबाद में कोरोना के 152 नए मामले आए सामने। कोरोना से एक मौत भी हुई है। फरीदाबाद में लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है और पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 152 नए कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आए हैं। इसके साथ साथ में फरीदाबाद में कोरोना से एक मौत भी हो चुकी है। इसके साथ अगर बात करें तो अब तक टोटल फरीदाबाद में 12,966 पर कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन अगर एक्टिव केस की बात करें तो 819
एक्टिव केस अभी भी फरीदाबाद में बने हुए हैं। अब तक 173 मौतें हो चुकी हैं। इसके साथ 39 अभी भी गंभीर ऐसे मरीज हैं जो कोरोना से पीड़ित हैं। इसके अलावा 9 वेंटिलेटर पर हैं। इसके साथ अगर रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है और अब वो 92.4 पर पहुंच चुका है। इसके अलावा अगर हम डबलिंग रेट की बात करें तो पिछले 2 दिन में एक बार फिर डबलिंग रेट नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया है और अब ये डबलिंग रेट 86.5 पर पहुंच चुका है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया। तो वहीं रेवाड़ी में आज फिर 61 नए कोरोना संक्रमित केस सामने आए हैं। साथ ही साथ एक मौत भी हुई है। रेवाड़ी में आपको बताएं कि हालात गंभीर बने हुए हैं। जिला रेवाड़ी में लगातार बढ़ता हुआ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा कहीं न कहीं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता को बढ़ा रहा है। इसी कड़ी के अंदर आज 61 नए मामले सामने आए, जबकि एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत भी हो चुकी है। इसी के साथ अब कुल आंकड़ा 3658 हो चुका है, जबकि 3145 लोग ठीक होकर अपने घरों को भी जा चुके हैं। बार बार इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपसे अपील कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग को कभी ना भूलें। 2 गज की दूरी बड़ी ज़रूरी। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ श्याम बाडला, इंडिया न्यूज़ रेवाड़ी। तो वहीं भिवानी में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। किसानों ने अपनी फसल बर्बाद होने को लेकर मुआवजे की मांग की है। गवार व कपास की बर्बाद हुई फसलों के स्पेशल गिरदावरी की मांग को लेकर लोहारू के किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने न केवल प्रदर्शन किया बल्कि साथ ही साथ एसडीएम के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन पत्र भी प्रेषित किया। किसानों का कहना था कि पूरी तरह से न केवल सफ़ेद मक्खी बल्कि झुलसा रोग की चपेट में उनकी कपास व दूसरी फसलें आ चुकी हैं। ऐसे में भूखों मरने के कगार पर वो पहुंचने वाले हैं, क्योंकि 90% से ज़्यादा फसल खराब हो चुकी है। ऐसे में किसानों ने न केवल स्पेशल गिरदावरी की मांग की है बल्कि मुआवजा भी दिए जाने की है, कहते हुए मांग की है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया, अगर स्पेशल गिरदावरी नहीं करवाई गई तो 7 दिन के बाद बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। भिवानी से कैमरा पर्सन सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो वहीं यमुनानगर में एक और माइनिंग जोन बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी। यमुनानगर में बनेगा एक और माइनिंग जोन। जी हाँ, यमुनानगर में माइनिंग जोन है। यहाँ पर माइनिंग का एक अच्छा कारोबार है। यहाँ पर 32 जोन है, जिससे सरकार को सालाना 110 करोड़ के राजस्व भी प्राप्त होता है और आम आदमी को रोज़गार भी मिलता है और लाखों आदमी इस काम में जुड़ रहते हैं। अब गांव लापरा, जो कि यमुना के किनारे पर स्थित है, सरकार संभावनाएं तलाश रही है कि इसको भी माइनिंग जोन बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी काफ़ी ज़मीन है जो माइनिंग के काम पर लीज में ली जा सकती है। इसके लिए एसडीएम दर्शन कुमार ने बताया कि यहाँ पर उन्हें प्रदेश सरकार से एक प्रपोजल मिला है कि आप संभावनाएं तलाशें, क्या लापरा को माइनिंग जोन बनाया जा सकता है। तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पर तहसीलदार, माइनिंग ऑफिसर, इरिगेशन के अधिकारी, पॉल्यूशन के अधिकारी और सभी से ये जांचा कि यहाँ पर क्या संभावना है, यहाँ कोई कोर्ट केस तो नहीं है, यदि लीज पर देना हो तो कहीं किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है। इसकी मीटिंग ली गई है। अब इसकी प्रपोजल सरकार को भेजी जाएगी और सरकार एक और जोन की घोषणा करेगी। यमुनानगर से देवीदास। तो वहीं पंचकुला के पिंजौर में कौशल्या डैम के फ्लड गेट्स खोले गए। कौशल्या नदी पर बने कौशल्या डैम का जलस्तर बढ़ने पर 3 गेट्स खोले गए। कौशल्या डैम का पानी छोड़ने से पहले आसपास के इलाके के लोगों को अलर्ट किया गया। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से कौशल्या डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। डैम की अधिकतम जल भंडारण क्षमता 478 मीटर है, जिसे बढ़े हुए जलस्तर ने पार कर लिया है। अधिकारियों की देखरेख में डैम में पानी छोड़ा गया। कोरोना काल में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा कराने का फैसला लिया। यही नहीं, प्रैक्टिकल की परीक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। परीक्षा करवाने से पहले छात्रों की ऑनलाइन राय जानी गई, जिसमें 1 लाख में से लगभग 50% छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा और करीब 35% छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा देने पर सहमति जताई है। छात्रों की राय जानने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रश्न पत्र बनाने का काम तो शुरू कर दिया है।
ऑनलाइन परीक्षा के लिए किसी एजेंसी को हायर करने पर भी काम चल रहा। स्नातक के छात्रों के लिए ऑब्जेक्टिव व स्नातकोत्तर के लिए डिस्क्रिप्टिव परीक्षा होगी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की डीन अफेयर नीना सिंह ने बताया कि यूजीसी ने विश्वविद्यालय को इस कोरोना संक्रमण के काल में भी फाइनल ईयर की परीक्षा कराने का आदेश दिया है। इसके मद्देनजर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एमडीयू में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के करीब 1 लाख विद्यार्थी हैं। इतने बच्चों की परीक्षा करवाना मुश्किल काम है। फिर भी छात्रों से राय ली गई है कि वो किस तरीके से परीक्षाएं देना चाहते हैं। ऑनलाइन राय में यह सामने आया है कि लगभग 50% छात्र ऑनलाइन परीक्षा देना चाहते हैं, जबकि लगभग 30% छात्र ऑफलाइन परीक्षा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यूजीसी के दिशा निर्देश के अनुसार स्नातक के फाइनल ईयर के छात्रों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप, जबकि स्नातकोत्तर के लिए डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पत्र बनाकर परीक्षा ली जाएगी। ऑनलाइन सर्वे करवाने का हमारा बेसिक पर्पस था कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, चॉइसेस वहाँ से आनी चाहिए। हाउ वुड दे लाइक टू अपेयर। तो जो ऑनलाइन कॉन्फिडेंट हैं अपेयर होने के लिए वो ऑनलाइन देंगे। 1 लाख से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स हैं पीजी और यूजी प्रोग्राम्स में, हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस में और हमारे एमडीयू सीपास और यूटीडीज़ मेन कैंपस में। इसमें से 71 या 2000 जो हैं वो यूजी के बच्चे हैं, अंडर ग्रेजुएट के। इसमें नियरली 1/3 बच्चे हैं जो ऑनलाइन अपेयर होना चाहते हैं। जो रिमेनिंग है वो 2/3 जो हैं वो ऑफलाइन अपेयर होना चाहते हैं। तो उनके जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में 5 की बजाय 3 प्रश्नों के उत्तर ही देने होंगे। फिलहाल प्रैक्टिकल की परीक्षाएं शुरू कर दी गई हैं और उम्मीद है कि अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह तक सभी परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी। ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई एजेंसी नहीं मिल पाई। जैसे ही एजेंसी फाइनल होगी, परीक्षाएं शुरू करा दी जाएंगी। सुरेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो वहीं बहादुरगढ़ में 43 दिनों में से एक भी रजिस्ट्री यहां पर नहीं हुई है, ना तो ग्रामीण क्षेत्र का टोकन ही कटा है। आपको ये बताएं कि रजिस्ट्री नहीं होने से लोग बहुत परेशान हैं। एसडीएम का ये कहना है कि नए सॉफ्टवेयर के कारण दिक्कतें आ रही हैं। रजिस्ट्रीज बंद होने से सरकार को अकेले बहादुरगढ़ से ही तकरीबन 40 से 50 करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान हो चुका है। करनाल की रहने वाली महिला और उसके पति को कोर्ट से जमानत मिल गई। पुलिस ने उन्हें गाड़ी से 7,25,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया था। करनाल के गैंग रेप हाई प्रोफाइल मामले में हनी ट्रैप में फंसी महिला को आज उसके पति सहित जमानत अदालत द्वारा दे दी गई है। वहीं अब उन दोनों को रिहा कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि 7.25 लाख रुपए लेते हुए इस महिला को कुछ दिन पहले पुलिस ने करनाल के सेक्टर 12 पार्क से रंगे हाथों पकड़ा था। वहीं पुलिस द्वारा इसकी रिमांड लिया गया था। रिमांड 1 दिन के रिमांड के बाद महिला को दोबारा कोर्ट में पेश किया गया था। वहीं अब आज दोनों को अदालत द्वारा जो जमानत दे दी गई है। फिलहाल अगली पेशी 5 सितंबर को रखी गई है। करनाल से केसी आ रही है। तो वहीं सोनीपत में एक प्रेमी ने शराब के नशे में अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद आरोपी ने शव को खेतों में दफनाया। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। सोनीपत की फौजी कॉलोनी में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। हम आपको बता दें, प्रेमी श्रवण कुमार और उसकी प्रेमिका सविता पिछले 4 महीने से साथ रहते थे और दोनों में बीती रात किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और प्रेमी ने पहले तो अपनी प्रेमिका सविता को गला दबाकर उसकी हत्या की और बाद में अपने साथी ब्रिजेश के साथ उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए गांव गढ़ शाहजहानपुर के शमशान घाट के पास खेतों में दफना दिया। हालांकि जब प्रेमिका की बच्ची जो कि 4 साल की थी रोने लगी तो मकान मालिक ने इसकी शिकायत सोनीपत सदर थाना पुलिस को की। पुलिस मौके पर पहुंची और श्रवण कुमार से पूछताछ की तो उसने
अपना गुनाह कबूलते हुए कहा कि पहले तो उसने सविता को मौत के घाट उतारा और बाद में अपने साथी ब्रिजेश के साथ मिलकर उसके शव को खुद मुर्द करने के लिए गांव गढ़ शाहजहानपुर के खेतों में दफना दिया। हालांकि अब दोनों आरोपी सोनीपत सदर थाना की पुलिस गिरफ्त में हैं और दोनों से पूछताछ की जा रही है। दोनों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है ताकि दोनों से गहनता से पूछताछ की जा सके। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ के लिए सनी मलिक। चलिए बात कर लेते साइबर सिटी गुरुग्राम की, जहां के पालम विहार स्थित एक प्राइवेट अस्पताल पर परिजनों ने एक मरीज के 10 घंटे के इलाज के दौरान 37 रुपए की दवा खिलाकर 36,000 का बिल थमाने का आरोप लगाया। साइबर सिटी गुरुग्राम के बड़े प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी और भारी भरकम बिल के नाम पर लूट के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला गुरुग्राम के पालम विहार से सामने आया है, जहां एक मरीज के परिजनों ने कोलंबिया एशिया अस्पताल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके मरीज के इलाज के नाम पर उन्हें लगातार 10 घंटे तक गुमराह किया और उसके बाद जब अगले दिन सुबह मरीज को डिस्चार्ज किया गया तो एक भारी भरकम बिल उन्हें थमा दिया गया। 10 घंटे इलाज के दौरान मात्र 37 रुपये की दवाई मरीज को खिलाई गई और उसके बदले में करीब 36,000 रुपये का बिल परिजनों से वसूला गया, जिसको लेकर परिजनों ने जिला स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को अस्पताल के खिलाफ शिकायत दी है। कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज़ गुरुग्राम। तो वहीं पलवल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर आरोपी को रंगे हाथ गर्भपात वाली किट बेचते हुए पकड़ लिया। पलवल के स्वास्थ्य विभाग द्वारा नशीली दवाइयां बेचने व गर्भपात कराने वाली दवाइयां बेचने वाले लोगों के खिलाफ कानूनन कार्रवाई के चलते छापेमारी की जा रही है, जिसके चलते जानकारी दी गई है कि पलवल के आज अलावलपुर चौक पर एक मेडिकल स्टोर में छापा मारा और जहां से एक व्यक्ति को अवैध दवाइयों के साथ गिरफ्तार भी किया है। वहीं पूरी जानकारी के लिए बता दें कि पलवल के अलावलपुर चौक पर एक महिला को एक युवक ने गर्भपात कराने वाली किट देने की बात कही और उससे 500 रुपये में वह बात तय की गई, जिसके चलते वह 500 रुपये का नोट साइन करके उस महिला को दिया गया और उस आरोपी को पकड़ाया गया, जिसके चलते यह जानकारी दी गई है कि जो आरोपी पकड़ा गया है उसने उस महिला को गर्भपात कराने वाली किट दी और वो 500 रुपये लेकर उस आरोपी को भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया। वहीं एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और जहां से ये तार जुड़े हुए हैं, जहां से ये पूरा सरगना चल रहा है, उसके लिए टीम भी गठित करके पूरी तैयारी से पुलिस जांच कर रही है। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़ पलवल। तो वहीं फतेहाबाद के नाखटा गांव में ग्रामीणों ने कोरोना सैंपल लेने के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम का विरोध किया। यही नहीं, ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामान को भी आग के हवाले कर दिया। आपको ये बताएं कि गांव के पूर्व सरपंच की कोरोना से हुई मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव के सरपंच के संपर्क में आए लोगों के सैंपल लेने के लिए पहुंची थी। गाँव की महिलाओं ने विरोध की अगुवाई की और स्वास्थ्य विभाग की टीम का सामान छीन कर आग के हवाले कर दिया। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मौके पर ग्रामीणों का वीडियो भी बनाया गया, जिसमें महिलाएं काफी गुस्से में नजर आती हैं। गांव के लोग स्वास्थ्य विभाग के सामान को आग में फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दे दी है। में हमारी कल टीम गई थी नागपुर पीएससी इंचार्ज के नेतृत्व में सैंपल लेने गई थी। वहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के सैंपल लेने थे, तो गांव वाले इकट्ठे हो गए और एंटीजन किट्स थी हमारी, उनको आग के हवाले कर दिया गया। क्या पुलिस को शिकायत दे दी गई है? पुलिस को हमने कंप्लेन कर दी है, सदर थाना फतेहाबाद में शिकायत दे दी गई है। क्या अपील करना चाहोगे? अपील ये है कि लोग हमारे से कोऑपरेट करें, थोड़ा इस सैम्पलिंग के दौरान सैम्पलिंग कोऑपरेट करें और ताकि हम कोरोना से जल्दी जल्दी निजात पा सकें, लोगों की मोर्टेलिटी रेट कम कर सकें। तो वहीं अंबाला में दिल्ली हाईवे पर बैंक का एटीएम बदमाशों ने तोड़ डाला, 9,13,000 रुपए ले उड़े। कटर से एटीएम को काटकर वारदात को अंजाम दिया गया। 2 चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गए हैं। वारदात का पता चलने के बाद पुलिस टीम ने मौके का मुआयना किया। जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर गार्ड की तैनाती होती है, मगर वो गुरुद्वारे में सो रहा था। जब वापस आया तो एटीएम का शटर टूटा हुआ मिला। और इसी के साथ 22 जिले 22 खबर के इस खास बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।